हेलो बेटा। जे यू एवरीवन। स्टार्ट करते हैं हम लोग टॉपिक। बताओ जल्दी से बताओ कौन सा टॉपिक चल रहा है। बुक थ्री। जल्दी से बोलो बुक थ्री। अकाउंटिंग रेशियोज। क्या करा हम लोगों ने अकाउंटिंग रेशियोज में अभी तक? जल्दी से बता दो यार। अब तो बता दो कि हम लोग अभी तक क्या क्या पढ़ के आ चुके। कराऊं क्या एक बार फिर से रिवीजन? इतने मल्टीपल राउंड्स ऑफ रिवीजन हो गए अभी तक कि जितने पुराने वीडियोस थे चीजों को इतना ज्यादा रिपीट कर दिया बेटा कि रात को कोई नींद में भी उठा के बोल देना कि जाग जाओ, बताओ 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 क्या है, तो पूरे 15 रेशो एक सांस में बोलते आने चाहिए। पूरे के पूरे 15 रेशो एक सांस में बोलते आने चाहिए। आई होप बेटा अब इस टाइम पर सब लोग श्योर हैं। जब लेक्चर हम लोग एंड करेंगे तो एक बार पूरे 15 रेशोज को फिर से बोलेंगे। तो फटाफट से मुझे सिर्फ ये बता दो तीन कैटेगरी कौन कौन सी पढ़ चुके हैं। हम लोगों ने पढ़ लिया लिक्विडिटी रेशो जिसमें दो रेशोज थे। सॉल्वेंसी रेशो पढ़ा हम लोगों ने जिसके अंदर चार रेशोज थे। सॉल्वेंसी में कितने थे? चार रेशोज थे। और फिर उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा था टर्नओवर बेस्ड रेशो जिसके अंदर भी चार रेशोज थे। और अब हम लोग जो पढ़ेंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशो जिसके अंदर पांच रेशो है। दो, चार, चार और पांच। बोलो ठीक है क्या? पूरे 15 फॉर्मूले। तो आज पांच फॉर्मूले पढ़ने हैं। ये एक ही बार में हम कोशिश करेंगे ये खत्म कर दें। क्या सर ये डिफिकल्ट है? नहीं नहीं, ये कोई डिफिकल्ट नहीं। ये क्या है, सिर्फ बोलने के लिए। सिर्फ यहाँ पे थोड़े से दो फॉर्मूले नए लगते हैं। मुझे बता एक बार के लिए यार अपन रिवाइज कर ही लेते हैं ताकि एक बार चीजें फिर और रिकॉल हो जाएगी। बेटा सुन लो पहले। अब लिक्विडिटी रेशो उसमें था करंट रेशो और क्विक रेशो। बताओ जल्दी से वो क्यों करते थे हम लोग? शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन। सॉल्वेंसी रेशो चार रेशोज थे उसके अंदर। चार रेशोज कौन कौन से थे? डेट इक्विटी रेशो, टोटल असेट टू डेट रेशो और दो रेशो जो याद नहीं आते थे, एक प्रोप्राइटरी रेशो और एक और था इंटरेस्ट कवरेज रेशो। ठीक है, ये किसके लिए बात करते थे? लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन जो है जिसमें से शुरू के तीन रेशो तो जो जिस भी व्यक्ति ने जो भी लेंडर है उसका प्रिंसिपल अमाउंट की सिक्योरिटी है और लास्ट वाला आईसीआर जो था वो किसकी थी? उसकी इनकम की सिक्योरिटी थी। बोलो ठीक बात है क्या? बेटा मेरे को बाद में याद दिलाना। ये आईसीआर पढ़ा है मैंने, शुरू में प्रॉमिस किया था कि सिर्फ हम 15 फॉर्मूले नहीं, हम इससे कई ज्यादा फॉर्मूले सीखने। तो जब इंटरेस्ट कवरेज रेशो पढ़ाना था वैसे तो मैं सोच रहा हूँ पहले पूरे 15 खत्म कर लें, फिर एक्स्ट्रा सीखेंगे अगर मूड हुआ तो। तब मैं पढ़ाता हूँ डिविडेंड कवरेज रेशो भी। कई कई तरह के कवरेज रेशो होते हैं, सिर्फ इंटरेस्ट का नहीं होता, डिविडेंड कवरेज रेशो होता है। हम चाहे तो हम टैक्स कवरेज रेशो निकाल सकते हैं कि क्या गवर्नमेंट का टैक्स भर पाएंगे कि नहीं। हाँ, अलग अलग तरह की चीजें होती है। तो हम लोगों ने ये तीन पढ़े। बताओ पहला वाला हो गया शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन, सेकंड ग्रुप शॉर्ट लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन। थर्ड वाले ग्रुप में बताओ हम किसकी बात कर रहे हैं? फाइनेंस की। तो फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी में पूरी पोजीशन की भाई फाइनेंशियली हम साउंड है, खूब पैसा है, सब ठीक ठाक है, बातें हो गई। थर्ड वाले में हम हमारे धंधे से रिलेटेड बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं कि धंधा हम चला पा रहे हैं या नहीं चला पा रहे? जल्दी से बोलो क्या बोल रहा हूं मैं? धंधा चला पा रहे हैं मतलब परफॉर्मेंस बेस्ड रेशियोज हो गए। क्या हो गए? परफॉर्मेंस बेस्ड रेशियो। सर रिवाइज क्यों करा है बेटा? ताकि फोर्थ वाला कैटेगरी लिंक कर पाओ। फोर्थ कैटेगरी बताओ। पैसे की बात कर ली, सब पैसा है फर्स्ट कैटेगरी और सेकंड कैटेगरी, शॉर्ट टर्म पैसा और लॉन्ग टर्म पैसा। धंधा चला पा रहे कि नहीं? अब धंधा चला के क्या कर लिया हम लोगों ने, मुझे ये बताओ। हम लोगों ने कर क्या लिया धंधा चला के? क्यों चला रहे थे धंधा? प्रॉफिट्स के लिए। अरे जल्दी बताओ। एक और बताता हूँ जो फॉर्मूला है नहीं बेटा कोर्स के अंदर, जो मैं पढ़ाता हूँ, एक होता है नेटवर्थ वाला। नेटवर्थ निकाल के और नेटवर्थ से रिलेटेड कुछ रेशियोज होते हैं तो वो सिखाऊंगा नेटवर्थ वाले रेशियोज। ऑल्दो उससे जैसे सिमिलर रेशियोज हैं हमारे पास में, जो प्रोप्राइटरी रेशियो पढ़ा था वो सब बातें थी, वैसा वाले रेशियोज थे, उससे रिलेटेड हमारे पास में रेशियोज हैं। ठीक है। और एक और चीज मैं बार बार बोलता हूँ, शुरू के तीन रेशियो जिसमें से वो डेड वाले कौन से वाले रेशियो में? सॉल्वेंसी रेशियोज में। तो शुरू के तीन बेटा, और तीसरा वाला रेशियो हमेशा याद रखना, वो प्रोप्राइटर वो जो हम लोग बोलते हैं वो प्रोप्राइटर बेस्ड यानी ओनर बेस्ड रेशियो है। क्या बोला मैंने? वो ओनर बेस्ड रेशियो है। ठीक है क्या? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है प्रोप्राइटरी रेशियो के अंदर? चलो अब हम फोर्थ कैटेगरी जो हम पढ़ रहे हैं वो हम चाह रहे हैं कि हम हमारे परफॉर्मेंस से जो हम लोगों ने आउटपुट निकाला, यानी थर्ड कैटेगरी में हमने जो काम करा उससे हम लोगों ने कमा क्या लिया, हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो इसके अंदर पांच रेशोज आएंगे। बोलो जल्दी से। जीपी रेशो, एनपी रेशो, सीक्वेंस में बोल रहा हूँ, जीपी रेशो, एनपी रेशो, इसी सीक्वेंस में हम पढ़ेंगे। थर्ड वाला होता है ऑपरेटिंग रेशो। क्या बोला? ऑपरेटिंग रेशो। और अगर सही तरीके से बोलूं उसको तो उसका नाम है ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशो। क्या बोला? ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशो। तो फोर्थ वाला क्या आ जाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। ठीक है, तो एक ऑपरेटिंग रेशो हो गया जिसको क्या बोलेंगे हम? ओआर बोलेंगे। एक हो गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, ओपीआर। और लास्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे? जल्दी से बोलो। हाँ हाँ, आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। और जब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पढ़ते हैं तो मैं एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला पढ़ाता हूँ, आरओई, जिसको बोलते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी। बहुत बढ़िया, रिटर्न ऑन इक्विटी, आरओई है ना? आरोही नहीं, आशिकी टू वाली है आरओई। ठीक है। तो ऑल्दो ये जो आरओई बोला मैंने, डिविडेंड कवरेज रेशियो बोला, ये सब बहुत एक्स्ट्रा हो गया। जरूरत लगेगी तो पढ़ेंगे, नहीं तो अभी हम लोग पहले कोर्स खत्म करेंगे फिर इन सब एक्स्ट्रा रेशियोज पे रिविजन्स में बात कर लेंगे। बोलो अभी तक बेस समझ आ गया हम लोग क्या करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर? ठीक है, चलो तो अब इस लेक्चर को हम लोग फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। और अब वीडियो वाले बेटा आप ध्यान देना, अभी तक तो सब कहानी किससे हो गए, अब ध्यान दो इधर।
ठीक है, सबसे पहला रेशो जीपी रेशो। अच्छा एक मिनट एक मिनट एक मिनट, टाइम्स रेशोज स्टार्ट करने के पहले मैं वापस से एक बेस बनाना चाहता हूँ कंसेप्ट का। मुझे बताओ, जल्दी से बताओ, 11th क्लास फटाफट से सुपर शॉर्ट तरीके से रिवाइज कराऊंगा। 11th क्लास का ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जल्दी से बोलो इस तरफ क्या होता है ऊपर टॉप पे, इधर जल्दी से बताओ। इधर पहला आता है ट्रेडिंग अकाउंट, जिसमें यहाँ पर आता है ओपनिंग स्टॉक, इधर आता है क्लोजिंग स्टॉक, इधर आता है सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न नेट से सॉरी परचेज माइनस परचेज रिटर्न, तो आ गया नेट परचेज, इधर आता है सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न नेट सेल्स, और फिर इधर आते हैं सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इधर आती है डायरेक्ट इनकम। और अगर हम लोग सॉल्व करें तो मैं बात कर रहा हूँ इस तरफ क्या आएगा हमारे पास में, ग्रॉस प्रॉफिट आता है। ग्रॉस, उस वैल्यू को ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं टेक्निकली, मैंने पहले भी बोला है कि जब आप उसके स्टेटमेंट पर्टिकुलर्स में लिखोगे तो आप उसको क्या लिखेंगे, लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ताकि वो नीचे शिफ्ट हो जाए। बोलो बात ठीक है क्या? तो इस तरफ जीपी आता है, लॉस होता तो इस तरफ आ जाता है, यानी हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ पे चला गया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। जल्दी से बोलो कहाँ पे चला गया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर चला गया। अब प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर क्या करते हैं, वो तो बहुत ही ज्यादा सरल है। अब ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको मैं वापस इस फॉर्मेट को मैं 12th वाली स्टाइल में पढ़ाऊंगा या और प्रोफेशनल स्टाइल में पढ़ाऊंगा। सुनना, जैसे ही हमारे पास में जीपी आया तो हम लोग इधर ऐड कर देते हैं उसके अंदर इनडायरेक्ट इनकम्स, और इधर क्या ऐड कर माइनस कर देते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो फाइनली क्या आ जाता है हमारे पास में? नेट प्रॉफिट आ जाता है। बात ठीक है क्या? जल्दी से बोलो ठीक बात है। अब इसको ढंग से पढ़ते हैं। सर ढंग से कैसे, ये कौन सा खराब था बेटा? ये खराब नहीं था, इसको हम थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव पढ़ेंगे, और फिर ढंग से पढ़ने का मतलब है 12th स्टाइल में पढ़ेंगे। बेटा एक बात बताओ, ये जो इधर कौन था मुझे बताओ? इनडायरेक्ट इनकम्स। इनडायरेक्ट इनकम्स को मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि दो टुकड़े में, इनडायरेक्ट इनकम को भी दो टुकड़े में लिख सकता हूँ, एक ऑपरेटिंग इनकम और एक नॉन ऑपरेटिंग इनकम। जल्दी से बोलो, ऑपरेटिंग इनकम और नॉन ऑपरेटिंग। ऐसी एक्सपेंसेस को भी बोल सकता हूं मैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ध्यान से सुनना इधर, ये जीपी है, अगर जीपी में मैं सिर्फ प्लस कर रहा हूं ऑपरेटिंग इनकम, क्या बोला मैंने? ऑपरेटिंग इनकम प्लस करता हूं और सिर्फ माइनस करता हूं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो बताओ जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? वो आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा। क्या आएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। बोलो ठीक है क्या? मेरे पास में आया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से मैंने जो इनडायरेक्ट इनकम बची हुई थी, कौन सी थी? नॉन ऑपरेटिंग इनडायरेक्ट इनकम। नॉन ऑपरेटिंग इनकम को प्लस करा और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करा। बताओ अब जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट। है ना, हम लोग क्या पढ़ते थे? जीपी और नेट प्रॉफिट के बीच में हम लोगों ने एक और आंसर निकाल लिया। जल्दी से बोलो क्या निकाल लिया हम लोगों ने? ऑपरेटिंग प्रॉफिट का। बोलो बात ठीक है क्या? चलो ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा ढंग से बुलाना शुरू करता हूँ। एक चीज और बता देता हूँ, लगे हाथ। हम लोगों ने जो नेट सेल्स बोला था, क्या बोला था? नेट सेल्स बोला था। तो हम लोग जीपी जो निकाला था, जीपी एक स्टाइल से और निकाल सकते। ये तो मैंने ट्रेडिंग अकाउंट से बना लिया। जल्दी बोलो कैसे बनाया मैंने? ट्रेडिंग अकाउंट से। बेटा इधर ध्यान दो, इसे वीडियो वाले बेटा सो तो नहीं रहे हो, इधर देखो। मैं हम लोगों ने कैसे बनाया था, जीपी कैसे निकाला था, पूरा अकाउंट फॉर्मेट बनाया था, उसको सॉल्व करके निकाला था। मैं बोल रहा हूँ नई तरीके से सुनो। क्या हम फॉर्मूला बेस्ड निकाल सकते हैं कि हाँ बेटा जीपी का फॉर्मूला होता है जीपी इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस सीओजीएस। नेट सेल्स माइनस सीओजीएस। सर सीओजीएस कैसे निकालता है? ध्यान से सुनना, और वीडियो वाले बेटा फॉर्मूला लिखते चलो साथ के साथ में अपनी नोटबुक के अंदर। सीओजीएस क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। सर ये तो फॉर्मूला हो गया, ये कौन सी बात हुई समझाने की? बेटा हाँ, तो मतलब समझो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हिंदी में जल्दी से फील करो। ऑल दो पुराने वीडियोस में ये सब मैं बोल चुका हूँ, जल्दी से पुराने लेक्चर्स में ये बातें कवर हुई है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का मतलब क्या होता है? कितने रुपए का सामान हमने बेच दिया। क्या ये बोला कितने में बेचा? कितने में बेचा तो वही नेट सेल्स हो गई। पर वो जो नेट सेल्स जितने का हमने बेचा उसकी कीमत कितनी थी? यानी कि फॉर एग्जांपल हम लोगों ने कोई चीज खरीदी 90 रुपए या 100 रुपए की खरीदी और उसको 110 में बेच दिया, तो 110 हमारे लिए नेट सेल्स है। पर वो जो सामान था वो हमको कितने का पड़ा था? वो पड़ा था 100 रुपए का, इसलिए वो हमारा सीओजीएस हो गया। यही फॉर्मूला, ये तो अभी हम 11th स्टाइल में बात कर रहे हैं, और छोटी क्लास में तो हम ऐसे पढ़ते थे ना, प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। याद आ रहा है क्या? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अरे बात बोलो, उसको बड़े हो गए तो सीपी को कैसे निकाल रहे हैं? उसका नाम हमने कर दिया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या होता है बेटा? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेस। नेट परचेस क्या होता है? परचेस माइनस परचेस रिटर्न। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। सर एग्जांपल से समझाओ। मैंने बोला 10 रुपए का आपके पास में कुछ सामान रखा था, आपने क्या करा? 100 रुपए का नेट परचेज और कर लिया। नेट परचेज यानी सब रिटर्न रिटर्न सब सेट ऑफ करने का, यानी अब कितने का सामान हो गया आपके पास में? जल्दी बोलो बेटा। 110 रुपए का। पर उस सामान को जब हमने अंदर हमारे गोडाउन में रखा है तो उसका हमारे लिए लग गई थी हमारे पास में 5 रुपए और, तो बताओ हमारे पास में 115 रुपए का सामान हो गया। हाँ बेटा 5 रुपए की लग गई, तो हमारे पास 10 रुपए का ओपनिंग स्टॉक, 100 रुपए का नेट परचेज, तो 110 रुपए तो ये हो गए, 5 रुपए का और खर्चा हो गया, तो कितना होगा? 115 रुपए का सामान हो गया। तो ये 115 रुपए का सामान हो गया, और इसमें से हमने पता है क्या करा? इसमें से हमने 10 रुपए का सामान अभी भी हमारे पास बचा हुआ है, बचा लिया। क्या कर लिया हम लोगों ने? 10 रुपए का सामान
बचा लिया। तो बताओ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना आ गया? 105 रुपए। जल्दी बोलो रोनित, सुनो 105 रुपए का आ गया क्या? बोलो बात ठीक है क्या? यानी 105 रुपए का सामान, और ये हमने बेच दिया 125 रुपए में। कितने में बेच दिया? 125 रुपए। बताओ हमारा नेट सेल्स कितना हुआ? 125। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना हो गया? 105 रुपए। अरे बात समझ आ गई क्या? जीपी बता दो कितना आ गया? 20 रुपए। 20 रुपए कमा लिए। बस अब इसी को हम लोग अब थोड़ी हमारी 12th की भाषा में पढ़ेंगे। बेटा जो नेट सेल्स होता है, नेट सेल्स को आप बोलते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्या बोलते हैं? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का मतलब क्या हो गया? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की जो सामान आपने जो आपने बेच के कमाया उसकी कीमत आपको क्या लगी, यानी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम दी ऑपरेशन। जल्दी बोलो, चलो आओ मेरे साथ फॉर्मूले बनाओ। अच्छा एक चीज और है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ये जो मैंने अभी फॉर्मूला बताया ना, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये ट्रेडिंग फर्म के लिए था। किसके लिए था? ट्रेडिंग फर्म के लिए। ऐसे ही मैंने कहीं पर 12th वालों मैंने पढ़ाया, मैंने वैसा वाला पढ़ाया था कि चेंज इन स्टॉक वाला कहीं फॉर्मूला पुराने लेक्चर्स में बताया क्या? चेंज इन स्टॉक। मेरे को ऐसा याद आ रहा है कि चेंज इन स्टॉक नहीं बताया तो लिख लेना अभी। चेंज इन स्टॉक का मतलब होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्या बोला मैंने? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, और अकॉर्डिंगली तुम लोग उसको नेट ऑफ कर लेना। बताओ ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है और क्लोजिंग कम है, तो चेंज इन स्टॉक पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? नेगेटिव आएगा। फिर से बोल देता हूँ, सुनते ही नहीं हो, वीडियो वाले सुन ही नहीं रहे हो, फिर से सुनो। मैं बोल रहा हूँ चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। सरल पूछता हूं पहले तो, क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है और ओपनिंग स्टॉक कम है, क्लोजिंग ज्यादा है ओपनिंग कम, माइनस करेंगे तो पॉजिटिव आंसर आएगा, यानी चेंज इन स्टॉक पॉजिटिव। और मैंने बोला क्लोजिंग कम है और ओपनिंग ज्यादा है, तो चेंज इन स्टॉक क्या हो जाएगा? नेगेटिव। अरे जल्दी से बोलो बेटा, ये एक अलग से वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर, चेंज इन स्टॉक के ऊपर, कि अभी समझा दूं? जल्दी बोलो, अभी समझाऊं क्या चेंज इन स्टॉक? सुन लो चलो फिर दो, फिर थोड़ा सा ऐसा लगेगा वीडियो वाले बेटा जिसको चेंज इन स्टॉक वाला टॉपिक नहीं समझ आए तो इग्नोर कर देना, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ज्ञान की बातें, तो घबराना मत कि अचानक से क्या चलने लग गया। मैं बोल रहा हूँ चेंज इन स्टॉक का मतलब होता है कि हम लोगों ने कितने रुपए का स्टॉक हमारा चेंज हो गया। चेंज हो गया होगा इसका मतलब कैसे चेंज हुआ होगा? मुझे एक बात बताओ, आपके पुराना जो अभी एग्जांपल लिया था वो बताओ। ओपनिंग स्टॉक था 10 का, ओपनिंग स्टॉक कितने का था? 10 का, और क्लोजिंग हमने कितना बोला था? चलो नया एग्जांपल ले लेते, मेरे को भी ध्यान नहीं रहा क्योंकि उसमें शायद मेरे को लग रहा है ओपनिंग क्लोजिंग दोनों ही 10 बोल दिए थे। मैं बोल रहा हूँ हमारे पास में ओपनिंग स्टॉक है मान लेते हैं 5 रुपए का, और क्लोजिंग स्टॉक है हमारे पास में 20 रुपए का। तो बताओ क्लोज चेंज इन स्टॉक कितना हो गया? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, यानी 15 रुपए। एक बात होती है 15 कहां से नया स्टॉक आ गया? जो ओपनिंग 5 था वो तो ठीक है, और जो इस साल खरीदा था वो हम बेच नहीं पाए, जो हमने खरीदा था वो बेच नहीं पाए। कितने रुपए का नहीं बेच पाए? जल्दी से बोलो कितने रुपए का? 15 रुपए का। 15 रुपए का हम नहीं बेच पाए, तो जो हमने 15 का नहीं बेचा बेटा वो था हमारा चेंज इन स्टॉक। अरे फील कर पा रहे हो क्या? ये क्यों पढ़ा रहे हैं सर? बेटा कहीं कहीं पर इसका रेलेवेंस आएगा। दूसरी चीज समझो बेटा, असल बात तो 11th वाले क्लास में भी ये टॉपिक था जब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पढ़ते थे। मैं बोल रहा हूँ ओपनिंग स्टॉक था हमारा 25 रुपए का, और क्लोजिंग स्टॉक है हमारा 10 रुपए का। चेंज इन स्टॉक बताओ। फिर से बोल देता हूँ, सुनते ही नहीं हो बेटा। 25 रुपए का ओपनिंग स्टॉक था और क्लोजिंग स्टॉक 10 रुपए का है। चेंज इन स्टॉक कितना आएगा? -15। सर -15 का मतलब समझाओ। मैंने बोला ना नंबर से मतलब नहीं है, नंबर्स के फील से मतलब है। बताओ फील क्या है? मतलब इस बार हमारे पास में शुरू में कुछ 10 रुपए ही थे, शुरू में, सॉरी कितना बोला था मैंने? एग्जांपल 25 बोला था शुरू में। शुरू में हमारे पास में 25 थे, हम लोगों ने खरीदा कुछ सामान, और आखिरी में हमारे पास में क्या बचा? सिर्फ 10 ही बचे, यानी जो शुरू की 25 यूनिट थी उसमें से भी कुछ बिक गई इस बार। बात समझ आ रही है क्या? ठीक बात है बेटा। तो ये क्यों बताया मैंने? इसलिए बताया, एक फॉर्मूला था कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का जिसके अंदर फॉर्मूला निकाला जाता है चेंज इन स्टॉक के नाम से। किस नाम से निकाला जाता है? चेंज इन स्टॉक के नाम से। 11th क्लास में ये कवर होता है। तो हम लोग कैसे करते हैं बेटा? वहां पे फॉर्मूला क्या बनेगा, मैं फॉर्मूला बनाना बता देता हूँ। फॉर्मूला ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करते हैं तो हो जाएगा क्लोजिंग माइनस, हाँ बेटा सुनो मेरी बात। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का मैंने अभी फॉर्मूला बताया था, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, यही बताया था। इसी फॉर्मूले को देखोगे, ओपनिंग क्लोजिंग को नेट ऑफ कर दो। क्या बोला? ओपनिंग क्लोजिंग को नेट ऑफ कर दो, तो फॉर्मूला बनाया हमने नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या बोला मैंने? नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और उसके बाद में आ जाता है प्लस चेंज इन स्टॉक। क्या बोला मैंने? प्लस चेंज इन माइनस चेंज इन स्टॉक। क्या आ जाएगा साथ में? माइनस चेंज इन स्टॉक। बात ठीक है क्या? जल्दी से बोल दो क्या करना है हमको? माइनस चेंज इन स्टॉक। अगर बताओ ओपनिंग ज्यादा हुई, मैंने ऐसा क्यों बताया था, ओपनिंग ज्यादा और क्लोजिंग कम हुई, तो आंसर माइनस आ जाएगा। चेंज इन स्टॉक माइनस में गया और बाहर साइन पहले से माइनस है, यानी माइनस माइनस प्लस। तो अगर ओपनिंग ज्यादा और क्लोजिंग कम है तो क्या हो जाएगा उस केस के अंदर? उल्टा ओपनिंग चेंज इन स्टॉक प्लस हो जाएगा।
ये बातें लिख लेना, अगर मैंने कुछ प्लस माइनस में गलत बोला हो तो एक बार फिर से चेक कर लेना, ऑल्दो मुझे ऐसा कंफर्म है कि मैंने बातें सही बोली है। फिर से नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस चेंज इन स्टॉक, ठीक है, क्लियर है। मैंने क्यों बताया था ओपनिंग क्लोजिंग कम ज्यादा से क्या फर्क पड़ता है, मैंने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का एक और फॉर्मूला बता दिया। सर ये ऐसी बातें बताई क्यों रहे हो, फील ही नहीं आ रहा 12th वाला। बेटा अभी तो तुम्हारा बेस स्ट्रॉन्ग कर रहा हूं, सुनो इधर से ध्यान सुनो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाला टॉपिक 11th क्लास में है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के जितने फॉर्मूले बताए ये सब 11th क्लास का टॉपिक है, पर बहुत सारे टीचर्स ये स्किप कर देते टॉपिक, ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाला या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को इतने इतने तरीके से निकालने का फॉर्मूला, ठीक है क्या। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के 3 फॉर्मूले हो गए हमारे साथ में, फिर से रिवाइज करो जल्दी से बोलो। पहला रिवीजन, बहुत बार रिवाइज कराता हूँ, बार बार बोलता हूँ ताकि दिमाग में उतर जाए। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का पहला फॉर्मूला हो गया ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। फॉर्मूला नंबर 2 नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस चेंज इन स्टॉक। और फॉर्मूला नंबर 3 जीपी वाले से निकाल लो। अरे जीपी कैसे निकालता था, जीपी इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अरे नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो अगर मैं क्या करूं, जो जीपी आया है जीपी के अंदर मैं क्या किसको उधर, इसको ये जो माइनस है उसको उधर ले जाता हूं। जल्दी से सुन ही नहीं पा रहे हो, मैं क्या बोल रहा हूं, जीपी इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो माइनस वाले को उधर ले गया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को और जीपी इधर लिया, तो सेल्स में से अगर मैं जीपी माइनस कर दूं तो वही आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ठीक बात है। अरे आगे क्या समझ, जीपी के 3 फॉर्मूले हो गए। अब आते हैं आप 12th वाले टॉपिक पे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ये किसका नाम है, नेट सेल्स का नाम है। क्या बोला, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ये किसका नाम है, नेट सेल्स का। बताओ ये कैसे आया होगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या है, हमारी नेट सेल्स से कैसे निकलती है, जल्दी से बोलो। कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स माइनस ऑल टाइप ऑफ सेल्स रिटर्न, लिख लो बेटा फॉर्मूला। नेट सेल्स कैसे निकलती है, अरे कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स माइनस कैश रिटर्न, या मतलब ऑल टाइप्स ऑफ रिटर्न ले लो एक ही बार में। चलो इन बातों से क्या निकल गया हमारा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अरे ठीक बात है, इसमें माइनस करो। बेटा एक और चीज है, 12th में जब हम पढ़ते तो हम लोग ऐसा फॉर्मेट पढ़ते, सर ऐसा फॉर्मेट का नाम बताओ ना। बेटा वर्टिकल फॉर्मेट। ऐसा क्यों एक्शन करता हूँ हर बार, ताकि याद रहे, हम लोग बोलते हैं ना सिट वर्टिकल सिट स्ट्रेट, ये वर्टिकल फॉर्मेट हो गया, और ये कौन सा फॉर्मेट होता है, हॉरिजॉन्टल। कई बच्चों को हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि ये हॉरिजॉन्टल होता है कि ये वर्टिकल होता है, तो इससे याद भी करा दिया, ऐसा वाला हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल। तो हम लोग पहले जो मैंने 11th वाला फॉर्मेट बताया था वो हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट बताया था, अब मैं कौन से फॉर्मेट की बात कर रहा हूँ, बेटा वर्टिकल फॉर्मेट की। बताओ सबसे ऊपर क्या गया, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, फिर इसमें बेटा प्लस होता है, पहले प्लस होता है, क्या बोल रहा हूं मैं, अदर अदर इनकम्स। क्या होता है, अदर इनकम। इस अदर इनकम को बचपन में बताओ क्या बोलते थे हम, जल्दी बोलो, अदर इनकम को क्या बोलते थे बचपन में, बेटा डायरेक्ट इनकम्स और इनडायरेक्ट इनकम। इस बार डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक साथ करके हम लोग रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में जोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में, बेटा 12th क्लास ये वाला जो टॉपिक है ना शुरू के फाइनल अकाउंट्स वाला, उसके अंदर यही बनाना सिखाते हैं जो मैं अभी बातें कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने क्या बोला, सर ये बता क्यों रहा हूं, बेटा ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जितने प्रॉफिटेबिलिटी वाले रेशियोज होते हैं ना उसका पूरा लेना देना बता। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का किससे लेना देना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। अगर ये कंसेप्ट ठीक है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तुम अच्छे से कर पाओगे। चलो जल्दी से बोलो मेरे साथ में, सबसे पहले क्या आ गया, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस, एक बार में आ ही जाता हूँ इसमें, है ना, बुक से ही फॉर्मेट भी उठा लेते हैं। चैप्टर नंबर किस से चैप्टर में होगा, फर्स्ट सेकंड चैप्टर में है कहीं पर ये, ऑपरेटिंग वाला भी बेटा 1.18 पर पूरा चार्ट बना हुआ है जो मैंने तुमको पहले सिखा रखा है। 1.18 में थर्ड बुक के अंदर पूरा पूरा चार्ट बना के उन्होंने दिया है अपने को। प्रोविजन रिजर्व्स के बीच में जो 11th क्लास का टॉपिक था वो पूरा उन्होंने वहां पे ठीक से समझा रखा है। पढ़ना है बेटा, फर्स्ट चैप्टर बहुत थ्योरी वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, और सच में उसमें से थ्योरी और वो जो एमसीक्यू वाले क्वेश्चन है ना पक्का पक्का आएंगे। चलो बेटा वीडियो वाले भी पेज नंबर 1.45 पे अगर देखना चाहो तो आ जाना। सबसे पहले जो मैं अभी फॉर्मेट बता रहा था, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, क्या बोला मैंने, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है। उसमें हम लोग प्लस करें अदर इनकम्स, क्या बोला बेटा मैंने, अदर इनकम। अदर इनकम सर 11th क्लास में कहाँ आती थी बेटा, डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम सब एक साथ लिख देते हैं हम अदर इनकम के नाम से, ठीक है क्या। थोड़ा सा शॉर्ट में और फटाफट की याद हो जाए चीजें उस स्टाइल से बता रहा हूँ। फिर इसके बाद में आता है हमारा, जैसे ही मैं इसको प्लस कर दूंगा तो ये आ जाएगा टोटल रेवेन्यू। क्या आ जाएगा, टोटल रेवेन्यू। एक तो हो गया हमने जो कमाया डायरेक्टली, और एक जो इनडायरेक्टली मतलब डायरेक्ट इनकम प्लस और जो अदर इनडायरेक्ट इनकम थे, इनका एक ही नाम कर दिया अदर इनकम। यानी हमारे पास पता चल गया टोटल पैसा कितना आया। क्या पता चल गया, टोटल पैसा कितना आया। अब इसमें से अगर मैं माइनस कर देता हूँ बेटा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, एक्चुअली उसके जैसा ही है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जैसा ही है, बट इसमें सारे एक्सपेंसेस नहीं आते हैं।
कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का मतलब क्या होता है कि आपको जो भी प्रोडक्शन करने में खर्चा आया वो उनकी कॉस्टिंग क्या है। मैं एक्चुअली जो टॉपिक बता रहा था ना, जो पहला फॉर्मूला आता था कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का, वो था ट्रेडिंग फर्म के अंदर। मैन्युफैक्चरिंग फर्म में बताओ सारे ओपनिंग स्टॉक तीन बातों के आ जाएंगे, किस किस के, रॉ मटेरियल का, वर्क इन प्रोग्रेस का, फिनिश गुड्स का, तीनों प्लस होंगे, तीनों की परचेज, तीनों के डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस, और तीनों की फिर क्लोजिंग स्टॉक्स को माइनस करेंगे। क्या? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ये सब माइनस होंगे। एक्चुअली इतने सारी चीजें हो जाती है ना, इसी फॉर्मूले को छोटा करने के लिए 11th क्लास में फॉर्मूला बना था चेंज इन स्टॉक वाला, कि नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस माइनस चेंज इन स्टॉक। अब चेंज इन स्टॉक ऑफ व्हाट? तो चेंज इन स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स। एक बार में सॉल्व कर दो, बोलो ठीक बात है क्या? जल्दी से बोलो। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, फिर परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, और स्टॉक इन ट्रेड आ गया, चेंजेस इन इन्वेंटरी ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक इन ट्रेड आ गया। एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट क्या होता है? ये तुम लोगों को पढ़ने में आएगा तुम्हारे बेटा प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स के अंदर। एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट के अंदर सारे एम्प्लॉय रिलेटेड खर्चे होते हैं। बताओ सबसे इंपॉर्टेंट खर्चा कौन सा हो गया? सैलरीज का। अरे सैलरीज आ जाएंगी, वेजेस, सैलरीज और ये सारे आइटम्स आ गए। उसके एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के जो अगर कुछ डायरेक्ट खर्चे हैं, हाँ जी बिल्कुल, बोनस आ जाएगा। और कुछ और भी कुछ एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स होते हैं वो वाले कोई खर्चे हो गए, ग्रेचुइटी वाला खर्चा हो गया, इस तरह के जितने खर्चे होते हैं, प्रोविडेंट फंड, बोनस, या और कोई अदर तरह के कोई ना, कई कई नाम से आते हैं, दिवाली बोनस, न्यू ईयर बोनस, ऐसी कई चीजें मिल रही हैं, वो सारे खर्चे आ जाएंगे। फिर उसके बाद में आता है फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट में आता है डेप्रिसिएशन, ओ सॉरी, फाइनेंस कॉस्ट में आता है इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक लोन, डिबेंचर्स, या और कोई शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म फाइनेंस कराया, वो सारा वर्किंग कैपिटल पे कुछ इंटरेस्ट लग रहा है, ओवरड्राफ्ट लग रहा है, यानी बैंकिंग रिलेटेड सारे खर्चे आ गए। और उसके बाद में आता है डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, जो कि आपकी प्लांट एंड मशीनरी, इन सब बातों पे लगता है। और अदर एक्सपेंसेस, अब अदर एक्सपेंसेस में क्या आ गया? सारा ऑफिस स्टेशनरी, जो भी छुटपुट सारे खर्चे जिसके कोई इन कैटेगरीज में नहीं आया, वो सब कहाँ पे आ जाएंगे? अदर एक्सपेंसेस में। सर बता क्या रहे हो बेटा? तुम लोग भी वीडियो वाले 1.45 पे अगर ये फॉर्मेट देख पा रहे हो, नई बुक के अंदर है पेज नंबर 1.45, तो 1.45 पे ये फॉर्मेट बताया। अब जो हमको इतनी बात करनी बेटा, इसके आगे से बात करनी शुरू करनी है कि यहाँ तक अब बताओ क्या कवर हो गया। एक्चुअली इसके अंदर ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दोनों आ गए। क्या बोला मैंने? ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस दोनों आ गए, और ऑपरेटिंग इनकम्स और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स दोनों आ गई। ये सब इनडायरेक्ट वाली थी, है ना? तो इससे हम लोग करना क्या चाह रहे हैं? अब जो हमारे पास में आंसर्स आ रहे हैं, अब उस आंसर्स को हम नए नए नाम से बुलाएंगे। अब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शुरू हो जाएगा टॉपिक। एक चीज बता दूं, फिर से बता दे रहा हूँ, डेप्रिसिएशन इज ऑपरेटिंग एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन क्या होता है? ऑपरेटिंग एक्सपेंस। बट डेप्रिसिएशन इज नॉन कैश एक्सपेंस, मतलब उसको खर्चा करने में हमारी जेब से पैसा नहीं जाता है। ठीक बात है? चलो, तो अब जो हमारे पास में ये जो टोटल रेवेन्यू आया था, इसमें से सारे एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद में जो आंसर आता है वो आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या आता है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है। पर मैं थोड़ा सा वापस पीछे चलता हूँ और इसको अब नए तरीके से लिखाऊंगा, तो तुम लोग बेटा लिखना शुरू करो जल्दी से। क्या लिखोगे? सबसे पहले बेटा वीडियो वाले निकालो, नोटबुक निकालो, पेन निकाल लो। चार बातों पे बेटा हम लोग फोकस करेंगे और चार स्टाइल से आंसर्स लिखना शुरू करेंगे। चार बातें कौन कौन सी हमको सबसे बेटा इसी सीक्वेंस में याद करना है। सबसे पहला हो गया, लिख लो कहीं पर अगर लिखना हो तो ये भी सीक्वेंस भी। चार बातें क्या होती है? सबसे पहला आता है डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट। क्या बोला मैंने? डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट, फिर होता है इंटरेस्ट का एडजस्टमेंट, फिर होता है टैक्स का एडजस्टमेंट, और लास्ट में होता है डिविडेंड का एडजस्टमेंट। इसी चारों सीक्वेंस में होता है। तो आप बेटा एक टॉपिक लिखना शुरू करो। हम लोग टाइप्स ऑफ प्रॉफिट लिख रहे हैं, हेडिंग लिख लो टाइप्स ऑफ प्रॉफिट। मैं 11th की स्टाइल में लिखूंगा थोड़ा सा, ताकि समझ जल्दी आए। 11th की स्टाइल में बताओ सबसे पहला प्रॉफिट क्या आता है? ये थोड़ा सा और डिटेल में लिखते हैं 11th की स्टाइल में। लिखो जल्दी से। नेट सेल्स, पूरा चार्ट बनेगा एक के नीचे, ये माइनस ये, तो ये आंसर आ गया। उसमें से माइनस करा कुछ, पूरा एक के नीचे एक चार्ट बनता चला जाएगा। जल्दी से लिखो। अगली बार ये स्क्रीन पे मैं बना के दिखा भी दूंगा, और वीडियो वाले तुम लोगों के लिए बेटा उस पे ऐप पे फ्री नोट्स के अंदर या फिर प्रीमियम नोट्स में, जैसा भी आपकी जिस भी कैटेगरी के हो, वहां पे आपको सब वो मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे। लिखना शुरू करो अभी तो समझ के। सबसे पहले हम लोग लिखा नेट सेल्स, 11th स्टाइल में लिखेंगे। वर्ड्स तुम समझ जाओगे 12th में क्या बोलते हैं। नेट सेल्स माइनस सीओजीएस, जल्दी जल्दी लिखते जाओ, एक के नीचे एक लिखने जाना है। नेट सेल्स माइनस सीओजीएस, डबल लाइन खींचो, बताओ क्या आ जाएगा आंसर? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा माइनस सीओजीएस। जल्दी जल्दी, अब रिपीट नहीं करूंगा। नेट सेल्स माइनस सीओजीएस, डबल लाइन खींचो, बताओ क्या आंसर आ गया? लिखो उसके नीचे ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट लिखो आप, ग्रॉस प्रॉफिट के बाद में
क्या लिखोगे? प्लस ऑपरेटिंग इनकम्स, क्या बोला मैंने? प्लस ऑपरेटिंग इनकम माइनस माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। फिर से प्लस ऑपरेटिंग इनकम और माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। हाँ, डबल लाइन खींच के अब इसके नीचे लिखो, बताओ ये क्या आ गया? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या आ गया? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। फिर लिखो इसके बाद में प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। डबल लाइन खींचो, बताओ क्या आ गया हमारे पास में? नेट प्रॉफिट आ गया। प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स और माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। क्या आ गया हमारे पास में? जल्दी से बोलो। नेट प्रॉफिट आ गया। क्या आ गया? नेट प्रॉफिट आ गया। ये तो एक स्टाइल में हम लोगों ने लिख लिया। चलो दूसरे स्टाइल में फिर से लिखना शुरू करो, वापस से नया चार्ट बनाएंगे, पर इस बार नई जगह से शुरू कर रहा हूं मैं। लिखो प्रॉफिट बिफोर, नए स्टाइल से लिखेंगे अब, कंपनी वाली स्टाइल से। प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट एंड टैक्स। क्या? हाँ बेटा, वो भी लिख सकते हैं, एक ही बात है सब। बेटा जो चाहता है तो प्रॉफिट को अर्निंग भी लिख सकता है। कहाँ पे, कौन से चैप्टर में पढ़ लिया ये अपन ने अभी? ए शिफ्ट में पढ़ लिया, बहुत अच्छी बात है। मैं वही सोचने लगा अचानक से आपको ये इतना अच्छे से कैसे पता चल गया। जो चाहे बेटा तो वो प्रॉफिट की जगह अर्निंग्स भी लिख सकता है। अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन बेटा अमोर्टाइजेशन अपन लिख रहे हैं, वो फिर फॉर्मूले का फुल शॉर्ट फॉर्म बड़ा हो जाएगा। अर्निंग, इंटरेस्ट एंड टैक्स। चलो क्या बोला बेटा? अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट एंड टैक्स। चलो माइनस करो इसमें से, माइनस डेप्रिसिएशन, माइनस डेप्रिसिएशन। डबल लाइन खींच के नीचे लिखो, क्या आंसर आया? जल्दी से बोलो। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड। इसका एक और नाम लिखाऊंगा अभी, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड। या फिर इसको सिर्फ इतना भी लिख सकते हैं, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। क्या बोला मैंने? डिविडेंड मैंने एक्स्ट्रा क्यों लिखा है बाद में समझ आएगा ये, या चाहो तो ऐसा लिख दो, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और शॉर्ट में इसको बोलते हैं पीबीआईटी। क्या बोला मैंने? पीबीआईटी, इसी नाम से जाना जाता है बेटा इसको शॉर्ट फॉर्म में। लोग इसका फुल फॉर्म कम और शॉर्ट फॉर्म ज्यादा बोलते हैं, पीबीआईटी। माइनस करो इसमें से, क्या माइनस करेंगे? इंटरेस्ट, माइनस इंटरेस्ट, माइनस इंटरेस्ट। बताओ क्या आ गया? पीबीटी आ गया, जिसको क्या बोलते हैं? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और हम लोग पूरा बोले तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डिविडेंड। तुम तो सिर्फ इतना लिख दो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, पीबीटी। माइनस करो इसमें से, जल्दी से। क्या करें? माइनस बोलो, वीडियो वाले क्या बैठे हो टाइम पास कर रहे हो? माइनस टैक्स, वहां माइनस टैक्स लिखो जल्दी से, माइनस टैक्स। क्या आ गया? पीएटी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और ब्रैकेट में लिखना बट बिफोर डिविडेंड, इसको पीएटी नाम से जानते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और ब्रैकेट में लिखना बट बिफोर डिविडेंड। क्या माइनस करते हैं अब इसमें से, बता दो, अब तो समझ गए होंगे वीडियो वाले। माइनस डिविडेंड, माइनस डिविडेंड। बताओ क्या आंसर आएगा? इस आंसर का नाम बता दो तो मानो स्मार्ट हो। रेवेन्यू तो सबसे शुरू होता है, जहां से पूरा चार्ट शुरू होता है, वो नेट सेल्स को ही तो बोलते थे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। गलत बोला, वो तो टर्नओवर होता है। रेवेन्यू, टर्नओवर, नेट सेल्स सब एक ही बात होती है बेटा। ये आता है रिटेन्ड अर्निंग्स, ये इकोनॉमिक्स में टॉपिक है। देखो क्या आ गया? रिटेन्ड अर्निंग। क्या मतलब हुआ रिटेन्ड अर्निंग का? फिर डिविडेंड बांट के मालिकों को भी पैसा बांट दिया, फिर भी कुछ पैसा बचा है, मतलब वो वाली अर्निंग जो हम लोगों ने रिटेन कर ली हमारे पास में। अरे ठीक बात है क्या? सर ये क्या टॉपिक पढ़ाना शुरू करना था और क्या पता कहाँ पहुंच गए। बेटा ये सब मैं बेस बना रहा हूँ, हमारे पढ़ने का शुरू से स्टाइल यही रहा है कि हम बेस इतना स्ट्रॉन्ग करते ताकि जब असल टॉपिक पढ़ने जाए तो बिल्कुल घबराहट नहीं हो। ठीक है, ये सब बातें समझ आ गई क्या? जल्दी से बोलो, ये सब बातें समझ आ गई। अब आते हैं हमारे असल टॉपिक पे। कौन सा टॉपिक चल रहा है? अकाउंटिंग रेशियोस, है ना। अब शुरू करते हैं। अकाउंटिंग रेशियो कैटेगरी नंबर 4, कैटेगरी नंबर 4 था प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोस। अब मैं बहुत स्पीड से जाऊंगा, फटाफट फटाफट, अब खत्म होगा देखना। अब असल टॉपिक तो अब चालू हुआ है,
12th के हिसाब से। पर असल टॉपिक वो था जो हम लोगों ने पहले पढ़ लिया, क्योंकि बेस बनाने जरूरी है। अब तो तुम खुद भी बेटा वीडियो बंद भी कर दोगे तो आगे के टॉपिक खुद ही बना लोगे अगर इतना अच्छे से पढ़ लिया तो। देखो इधर पहला टॉपिक जल्दी से बोलो, पहला रेशो कौन सा आ गया? जीपी रेशो। जल्दी से बोलो जीपी रेशो का मतलब क्या हुआ? पहले तो कैटेगरी का मतलब मैं समझा चुका हूं कि हम लोग चाहते हैं फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशंस को जानना। क्या बोल रहे हैं? फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशंस को जानना। जल्दी बोलो मेरे साथ में, पहला वाला फॉर्मूला कौन सा होता है? जीपी रेशो। जीपी रेशो स्टेप नंबर 1 क्या होती है? स्टेप नंबर 1 फील ऑफ द फॉर्मूला। फील ऑफ द फॉर्मूले का मतलब क्या है? समझो जल्दी से बताओ। जीपी रेशो क्या कर रहा है? जीपी रेशो बताता है सिर्फ हमने ट्रेडिंग करके, सिर्फ हमने ट्रेडिंग करके क्या कमा लिया, मोर और लेस, कि सीधे माल खरीदा और माल बेचा तो हाथ में नेट हमारे पास में क्या बचा? वो जो नेट बचा है वो बचा है हमारे पास में जीपी रेशो। क्या बचा है? जीपी रेशो। जीपी रेशो आगे आ जाओ स्टेप नंबर 2। जब जीपी रेशो तो मुझे बताओ क्या कैसे निकलता होगा? तो ये तुम लोग को बचपन से पढ़ते आ रहे हो तो इस पे टाइम नहीं लगा रहा हूँ। फॉर्मूला बनाओ जल्दी से। जीपी रेशो इज इक्वल टू जीपी डिवाइड बाय, किससे डिवाइड करूं ये इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बताओ। सेल्स। सिर्फ सेल्स बोलूं तो ठीक है क्या बेटा? नेट सेल्स बोलना चाहिए। क्यों नेट सेल्स? क्योंकि उसमें रिटर्न्स माइनस हो जाते हैं। नेट सेल्स का मतलब होता है क्रेडिट कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स माइनस ऑल टाइप्स ऑफ रिटर्न्स। पर हम लोग टेक्निकल इसको बोलेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और एक और बताता हूं बेटा, इसको दो फॉर्मूले बनाए जा सकते हैं, जीपी बेस्ड ऑन सेल्स और जीपी बेस्ड ऑन कॉस्ट। यानी टेक्निकली बोलूं तो जीपी बेस्ड ऑन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, या फिर जीपी बेस्ड ऑन कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और जीपी बेस्ड ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। जब क्वेश्चन साइलेंट हो तो हमेशा हम किस पे निकालेंगे? बेस्ड ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। बनाओ जीपी जीपी रेशियो इज इक्वल टू, जल्दी बोलो, जीपी रेशियो इज इक्वल टू जीपी अपॉन में सॉरी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और अगर क्वेश्चन बोलते नहीं कॉस्ट बेस्ड जीपी रेशियो निकालना है तो जीपी रेशियो इज इक्वल टू, जल्दी बोलो, जीपी अपॉन में कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन। पर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम किससे निकालेंगे? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। ठीक बात है। चलो इधर आ जाओ स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 क्या है इसका? सिग्निफिकेंस। क्या बात करता है सिग्निफिकेंस? ये बताता है कि आखिर आप लोगों ने कितने का माल खरीद के उसको जब बेच रहे हो तो आपके पास में नेट, जो बोलते हैं ना लोग, हमारे इतने रुपए का मार्जिन है। अरे पूछते ना कि यार क्या कौन सा मार्जिन? यार हमारे फील्ड में तो यार 10% ही मार्जिन है। अरे कई लोग ऐसे रोना गाना बचाते हैं, अरे 2% का तो धंधा है। ये जो 2% का धंधा बोलते हैं, बताओ किसकी बात करते हैं? जीपी की या एनपी की? बेटा ये जीपी की बात करते हैं। इतने का मार्जिन है हमको। क्या हुआ जिसने ने बोला 10% का मार्जिन है? इसका मतलब क्या है? 100 रुपए में कोई चीज बेच रहे, मतलब वो खरीदते कितने रुपए में होंगे? 90 रुपए में। अरे ठीक बात है। क्या एक मोटा मोटा फील बता रहा हूँ। तो जीपी रेशो बेसिकली करता क्या बेटा? जीपी रेशो आपको ये बताता है कि आपने ओवरऑल ट्रेडिंग कर कुरा के आपने माल खरीदने बेचने में आपने नेट आपके पास, खरीदने बेचने में आपने क्या बचा लिया। तो हम लोगों ने क्या करा अभी इसमें से? क्या बाकी दुकान के खर्चे माइनस कर दिए? क्या नहीं। यानी एक ये हमारा जो प्रॉफिट है वो ग्रॉस प्रॉफिट है, सीधे ट्रेडिंग करके। ठीक बात है। एक बार मैं बुक में आ जाता हूँ और सीधे इसका रेलेवेंस बुक में जो लिखा है वो पढ़ लेते हैं हम लोग। एक दो लाइन का ही पढ़ेंगे, कोई ज्यादा ढेर नहीं पढ़ना है इसके अंदर हम लोगों को। सीधे सीधे आ जाओ पेज नंबर 4.60 के ऊपर, लास्ट पैराग्राफ, ऑब्जेक्टिव एंड सिग्निफिकेंस। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंप्यूटिंग जीपी रेशियो is to determine the efficiency with which production or purchase operations and selling operations are carried on। बात ठीक है क्या? सिर्फ धंधा खरीदते कितना और बेचते कितना वो धंधा आप कितने अच्छे से कर पा रहे हो। जीपी रेशियो इज अ रिलायबल गाइड फॉर फिक्सिंग सेलिंग प्राइसेस एंड एफिशिएंसी ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटीज। इट शुड बी एडिक्वेट टू कवर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, डिविडेंड एंड टू बिल्ड रिजर्व्स। ये सब तो ठीक है, ये तो बात की बात है। ठीक है, मुझे बताओ हायर इज बेटर और लोअर इज बेटर? नॉर्मली तो हायर इज बेटर, बट मैं कुछ केसेस में प्रूव कर सकता हूँ इवन हायर इज बेड फॉर यू। क्यों बेटा? क्योंकि मुझे बताओ कई बार क्या था, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ले लेते, वैसे अभी तुम लोगों को समझ गले नहीं उतरती वाली बात इतनी आसानी से, इसलिए मैं डिस्कस नहीं करता हूँ, पर कभी किसी को हिंट मिल जाए तो समझ जाए। हायर इज बेटर का मतलब क्या हुआ कि हम लोग क्या कर रहे हैं? सोचो हायर इज बेटर को फील कराता हूँ, फील ऑफ द फॉर्मूले वाली स्टेप से। किसी ने 100 रुपए का माल खरीदता है और वो बेचता कितने रुपए में है? 200 रुपए में बेच देता। बताओ उसका जीपी रेशो कितना आएगा? जीपी रेशो 100%। अरे 100 की चीज 200 में बेच दी मतलब 100%। और एक व्यक्ति है जो 100 की चीज 150 में बेचता है, यानी 50% मार्जिन। एक है जो 100 का 20 में बेचता है, बताओ कितना मार्जिन? 20% मार्जिन। क्या होता है जब बहुत ज्यादा हाई रेशो जीपी रेशो हो जाएगा, मतलब क्या है कि आपने कॉस्ट बढ़ा दी। इकोनॉमिक्स लगाओ 11th क्लास का माइक्रो। क्या? हायर द सेल्स लेस द डिमांड, हायर द प्राइस। अरे प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप है, तो इसका मतलब आपके क्या है कि आपने जो एक्चुअल कॉस्ट है उसके कंपैरिजन में आपने प्राइसेस बहुत ज्यादा रखी है। इसका मतलब अगर हो सकता है कि आपका प्राइस सेंसिटिव मार्केट है,
तो आपकी ओवरऑल डिमांड कम होगी, तो आपके ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी, नेट प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो बेटर है कि आप लो जीपी रख के और टर्नओवर पे काम करो, यानी कि जीपी कम हो गया, यानी 20% वाले का बताओ क्या ज्यादा, सेम वही सफेदी वही जाएगा, 120 में एक बेच रहा है, दूसरा 200 में बेच रहा है, तो लोग किससे ज्यादा खरीदेंगे, 120 वाले से। तो उसका टर्नओवर इतना ज्यादा हो जाएगा कि उसको 20% वाला जीपी भी ज्यादा रिटर्न देके जाएगा। फील कर पाए क्या? तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ हमेशा रीजनेबल जीपी इज बेटर। ठीक है, तो वैसे ही इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करता है, और ये मैंने पहले भी बताया है। बताओ इसका स्टैंडर्ड क्या होगा? इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है, इसका स्टैंडर्ड है इंडस्ट्री बेस्ड। क्या हो गया कि इसकी इंडस्ट्री में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, मैं एक टेंटेटिव एग्जांपल ले रहा हूँ, मुझे पता नहीं, इलस्ट्रेटिव एग्जांपल, 25% कमाते हैं वो लोग, सीमेंट इंडस्ट्री कमाती है 8% मान लेते, तो हमारा भी मोर और लेस प्रॉफिट 8% के आसपास तो आना ही चाहिए। क्लियर बात है क्या? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री उनको कितना आना चाहिए? अगर इंडस्ट्री रेशियो स्टैंडर्ड आ रहा है 25%, तो हमारा भी 25 आना चाहिए। सर स्टैंडर्ड इंडस्ट्री का कैसे आता है? बेटा उस इंडस्ट्री में जितनी भी फैक्ट्रीज हैं, जितनी भी कंपनीज हैं उस ग्रुप के अंदर, बेटा उन सबका निकाला जाएगा और उसका एवरेज किया जाता है। और एवरेज सर कौन सा? बेटा वो सिंपल भी हो सकता है, वेटेड भी हो सकता है, कुछ नई टेक्निक से हो सकता है। बात ठीक है क्या? जीपी समझ आइए क्या? लग गया तो एनपी भी खत्म कर देते, बहुत स्पीड से खत्म करूंगा। एनपी रेशियो स्टेप नंबर 1, फील ऑफ द फॉर्मूला। नेट प्रॉफिट, अभी तुम लोगों ने बेटा चार्ट बनाया, नेट प्रॉफिट मतलब सारे खर्चे काट पीटने के बाद सब कुछ खत्म कर दो, तो फाइनली हमारे हाथ में क्या बचा? यानी जीपी में से भी जितने खर्चे करने थे कर लिए, कुछ और अदर इनकम आ रही, सब कुछ कर के फाइनली मेरे हाथ में क्या बचा? किस बात के लिए? टैक्स भरने के लिए और घर पैसा ले जाने के लिए। मतलब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? नेट प्रॉफिट का मतलब बेटा लिख लेना चार्ट में, नेट प्रॉफिट का मतलब होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, पैट होता है वो, नेट प्रॉफिट मतलब पैट होता है, लिख लो, ये काम आएगा कैश फ्लो के अंदर। नेट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? पैट होता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का। ठीक है, तो हम जानना चाह रहे हैं कि हमारे पास में नेट प्रॉफिट कितना आया। तो ये तो सेम फॉर्मूला जो जीपी वाला था, जीपी की जगह सिर्फ एनपी लगा दो, तो एनपी क्या हो गया? बेस्ड ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो एनपी रेशियो इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय, जल्दी बोलो, नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और अगर ये कॉस्ट बेस्ड निकालना होता तो एनपी रेशियो इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन। ठीक बात है, जल्दी बोलो। ठीक है, आ जाओ, फील ऑफ द फॉर्मूला हो गया, स्टेप नंबर 2 हो गई। अब स्टेप नंबर 3 पे आ जाते हैं। 2 में हम लोगों ने फॉर्मूला भी बना लिया, स्टेप नंबर 3 जल्दी से बोलो। स्टेप नंबर 3 क्या है? रेलेवेंस है। क्या रेलेवेंस है? आखिर हम ये जानना चाहते हैं कि हमने जो धंधा करा था और उससे क्या कमाया, वो जीपी वाले ने बता दिया, पर वो जीपी क्या सफिशियंट है हमको इतना निकालने के लिए कि हमारे सारे खर्चे निकल गए? सारे खर्चे निकाल के हमने नेट पैसा क्या कमा लिया कि हम हमारा इनकम टैक्स भर सके। मैं इनकम टैक्स वर्ड यूज करा है, मैं जीएसटी वीएसटी की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ के बाद में, सिर्फ जीएसटी की, सॉरी सिर्फ इनकम टैक्स माइनस होता है। हम हमारे टैक्सेस भर चुके सके, पर्सनल टैक्सेस, प्लस हम घर पैसा ले जा सके। ठीक बात है क्या? देखो इधर देखो, ऐसे ही बेटा 11 वो 12th क्लास इकोनॉमिक्स जब हम लोग वो नेशनल इनकम पढ़ते हैं, बहुत सारे फॉर्मूले हटा दिए, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, ये इनकम, इतने सारे फॉर्मूले थे वो सब हटा दिए कोर्स में से, वैसे सरल हो गया है वो टॉपिक। तो बेटा मेरा बोलना क्या है, बेटा जब जीपी फॉर्मूला वाला रेलेवेंस पढ़ा रहा था तो ध्यान से देखो, जीपी रेशो से एक बात और पता चलती है हमको, जो फॉर्मूला देख के, कि हमको पता चल गया कि ये साल भर में हमारे इतने खर्चे होने वाले हैं, तो अकॉर्डिंगली हमारी सेल्स को भी बढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर जीपी रेशो बहुत कम हुआ और हमारे बाद के खर्चे ज्यादा हो गए तो हम कवर नहीं कर पाएंगे, एनपी माइनस आ जाएगा हमारा। तो हमको जब जीपी रेशो निकाला तो जीपी रेशो से हमको ये समझ पड़ गया कि अच्छा अभी जीपी रेशो है, तो बेटा कभी भी जीपी रेशो इंडिविजुअल नहीं पढ़ेंगे आप, जीपी रेशो, ऑपरेटिंग रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो, चारों हमेशा साथ में पढ़े आते हैं। और चारों की एक खास बात भी बता देता हूँ, अगर सब सेल्स बेस्ड निकाल रहे तो डिवाइड में सबके, चारों के डिवाइड में, इससे रटने का भी हो जाएगा, भूलोगे नहीं, चारों के डिवाइड में आता है रेवेन्यू फ्रॉम दी ऑपरेशन। किस किस के बेस में? जो फोर्थ कैटेगरी के चार शुरू के चार फॉर्मूले, पहला फॉर्मूला जीपी रेशो, एनपी रेशो, ऑपरेटिंग रेशो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, चारों के डिवाइड में क्या आएगा? रेवेन्यू फ्रॉम दी ऑपरेशंस। बोलो ठीक बात है? हाँ जी सर ठीक बात है। जीपी हो गया, एनपी हो गया। अब आते हैं ऑपरेटिंग रेशो के ऊपर। ऑपरेटिंग रेशो को हम लोगों ने फील के लिए क्या समझेंगे, जल्दी से बोलो, ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशो। क्या बोलेंगे? ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशो। तो मुझे बताओ, ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशो निकालना है तो कैसे निकालेंगे? ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशो यानी कि सरल भाषा में बोलूं, जैसा बुक वाले लिखते हैं ऑपरेटिंग रेशो, तो ओ आर इज इक्वल टू ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइड बाय रेवेन्यू फ्रॉम दी ऑपरेशन। सर तो फिर ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे निकालते हैं? तो बेटा ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। क्या बोला मैंने? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अरे ये तो सर आपने फॉर्मूला बता दिया, स्टेप नंबर 2 पहले बता दी, स्टेप नंबर 1 बता दो। हाँ बेटा स्टेप नंबर 1 की फील ऑफ द फॉर्मूला क्या है? ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या चाहता है बेटा? ऑपरेटिंग कॉस्ट ये चाहता है कि आखिरकार हम लोगों ने जो भी हम हमारा रेवेन्यू करते हैं उसमें से कितना खर्चा हम लोग इधर उधर के सारे खर्चों पे, इन्हें धंधा ऑपरेट करने में लगा देते। क्या बोला मैंने? 11th क्लास का बेटा जिसको भी वीडियो वाले भी अगर लगे तो मेरे को अपडेट कर देना। 11th वालों का एक वीडियो बना रखा पूरा डिटेल में, ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होता है, नॉन ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट,
और ऑपरेटिंग इनकम, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऐसे सारे शब्द है, पूरा उनको समझा रखा, तो वो वीडियो दिखवा दूंगा। पर मुझे एक बात बताओ, तुम लोग सब समझदार हो, वैसे इतनी बातें समझ आ रही है, ठीक है। अब होना क्या है, होना यह है कि ये वाला फॉर्मूला हमको बता रहा है कि हम लोगों ने दुकान चलाने के लिए, एक एग्जांपल ले लेता हूँ छोटा सा, बता दिया डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। दो एग्जांपल हम नए ले रहा हूँ, एक हो गया हमारे प्रीमाइसेस का रेंट, रेंट ऑफ द प्रीमाइसेस, और ये इंटरेस्ट ऑफ डिवेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। ये दोनों कैसे खर्चे हैं? 11th के स्टाइल में देखो तो दोनों इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। पर हाँ बेटा, रेंट क्या है? रेंट है बेटा ऑपरेटिंग एक्सपेंस। क्या है? मतलब रेंट ऑफ ऑफिस है ना, रेंट क्या है? ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। जबकि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। और ये ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग वाला प्रॉफिट बेटा, ये वाला टॉपिक मैं वापस रिपीट नहीं करूंगा कैश फ्लो के अंदर, ये कैश फ्लो में पूरा, क्योंकि वहां पे ऑपरेटिंग एक्टिविटी समझना जरूरी है। पूरा टॉपिक फिर से आता है वहां पे, तो हम लोग वहां पे रिपीट नहीं करेंगे। मैंने क्या बोला, जल्दी से सुनो मेरी बात। मैं बोल रहा हूं, हम लोग ये जानना चाह रहे हैं कि हमारे पास में ऑपरेटिंग क्या चीज है, क्या नहीं है। तो बताओ, डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग, जो दो एग्जांपल लिए, रेंट क्या है हमारा? रेंट क्या है? जल्दी से बोल दो, रेंट बोलो वीडियो वाले। रेंट है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जबकि इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर क्या है? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। सर ऐसा क्यों? एक बार तो मैं एक बार फील बता देता हूँ बेटा, वो वाले सारे खर्चे जो हमारे धंधा चलाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसके बिना हम धंधा ही नहीं चला सकते, धंधा नहीं चला सकते, वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है। डेप्रिसिएशन बताओ, क्या मैं इस स्क्रीन के बिना, लैपटॉप, ये जो हमारा स्टैंड है, पूरा कैमरा सिस्टम है, क्या इनके बिना हम धंधा चला सकते हैं? क्या नहीं चला सकते भाई धंधा। अभी हम मान के चल रहे हैं हमारी बेसिक नीड हो चुकी है ये। फर्नीचर, बिना फर्नीचर के, बिना इक्विपमेंट्स के हम धंधा चला सकते हैं क्या बेटा? ये अब हमारे इंटीग्रल पार्ट मान लिया आपने। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप जैसा बच्चा बोल रहा है, हमारे यहाँ एक बच्चा बोल रहा है कि बिना स्क्रीन के तो चला सकते हैं बेटा, तो फिर हमको कहीं ना कहीं बोर्ड लगेगा। अरे अभी हम इन टॉपिक्स में कुछ लिखने का नहीं, कहीं ना कहीं फिर बोर्ड लगेगा, स्क्रीन हमारे बोर्ड का काम कर रही है। ऐसे तो आप बोलोगे तो सर बिना फर्नीचर के भी चला सकते हैं, दरी बिछा देंगे नीचे। अरे दुकान तो चल रही है ना बेटा। पर मतलब क्या है बेटा, फील ये है कि अब हमारे बेसिक नीड्स हो चुकी है, समझ रहे हो क्या? अभी किसी दिन अलग से इकोनॉमिक्स जब पढ़ाऊंगा ना, तो उसमें एक टॉपिक ये कवर करूंगा, अलग से टॉपिक कवर करूंगा। बेसिक नीड्स की डेफिनेशन चेंज हो चुकी है आजकल। पहले होता था रोटी कपड़ा और मकान, अब बेसिक नीड्स ये नहीं है, रोटी कपड़ा मकान इंटरनेट। बेसिक इंटरनेट को अब लॉ के अंदर विद कॉन्स्टिट्यूशन उसको बेसिक नीड्स में डाला जा रहा है। ऐसे बहुत सारी चीजें होती है। तो बेटा आपकी जो, आप जिस सोसाइटी में रहते हो, तो जरूरी नहीं रोटी और कपड़ा मकान, आप पॉश सोसाइटी में रह रहे हो तो कुछ और चीजें भी आपके बेसिक, इंटीरियर फर्नीचर, वो आपकी बेसिक नीड्स हो जाएंगी उस केसेस के अंदर। तो आप समझ पा रहे हो, मैं अपन देखो टॉपिक से भटक गए बेटा। मेरा ये बोलना है कि मुझे तो ये पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे, तो इसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन लग रहा है, जो क्योंकि ये यूज हो रहा है, कहीं ना कहीं चीजों का खर्चा हो रहा है, तो ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। यहाँ का जो रेंट भर रहा है, अगर रेंट पे नहीं करेंगे तो क्या हमको ओनर यहाँ रहने देगा? क्या नहीं रहने देगा? ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। पर किसी डिबेंचर को हमने इंटरेस्ट नहीं भी पे किया तो क्या होगा? पेनल्टी लगेगी, बाकी सब बात छोड़ो उसको। तो ये क्या है, उसके बिना हमारा धंधा नहीं रुक रहा है, डिबेंचर पे अगर इंटरेस्ट नहीं पे किया तो वो क्या हो गया? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो गया। बात आ गई क्या समझ में? ऐसी ऑपरेटिंग इनकम बेटा, ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग तुम्हारे कोर्स में देख लो कितनी कितनी जगह आ गया है। सबसे पहले कहां पर आया था, जल्दी से बता दो? पार्टनरशिप में जब गुडविल निकाल रहे थे, और वहां पे तो हम लोगों ने, जो अभी आगे आएगा कैपिटल एम्प्लॉयड, जब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पढ़ेंगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड में फिर से रिपीट नहीं करूंगा, जो पार्टनरशिप में पढ़ रखी है, एसेट साइड और लाइबिलिटी साइड अप्रोच। तो हम लोगों ने वहां पे कैपिटल एम्प्लॉयड पढ़ रखी है, और वहां पे तो हम पता कौन सी कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते थे? ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते थे। कौन सी निकालते थे? ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते थे। तो वहां पे भी तो बेटा जो इन्वेस्टमेंट है, देखो एक और चीज बताता हूँ, असेट भी ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग होती है। वो असेट जो हम धंधे में इस्तेमाल कर रहे हैं, ये ऑपरेटिंग है। पर हमने क्या करा, हमारे पास पैसा ज्यादा पड़ा था, हमने क्या करा, उसकी एफडी कर दी, कोई मतलब नहीं धंधे से लेना देना, तो वो क्या हो गया? हमारा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो गया, सॉरी नॉन ऑपरेटिंग एसेट हो गया। अब बताओ, उस नॉन ऑपरेटिंग एसेट से जो हमने बैंक में एफडी कर दी, उससे ब्याज मिलता है हमको, वो इनकम भी क्या हो गई? हमारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम। और मैंने जब वहां पे पढ़ाया था बेटा, गुडविल पढ़ाया था, तब बताया भी था, हम वो वाली इनकम निकालना चाहते हैं जो हम लोग धंधे से कमा पा रहे हैं। अरे आ गई क्या बात समझ में? नहीं नहीं, वो मैं बाद में समझाऊंगा, अलग टॉपिक है, छोड़ दो अभी, पहले हम लोग ये वाला लेक्चर में ये कवर कर ले, लेक्चर की बात पूछ लेना वो बातें। अरे बोलो सर, कराना क्या चाहते हो बेटा? मैं बताना चाह रहा हूँ इतनी देर से कि सारी बातों का फील, जीपी रेशो, एनपी रेशो और ऑपरेटिंग रेशो। तो ऑपरेटिंग रेशो में क्या हमको पता होना चाहिए कि हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती है, ये क्लियरिटी, क्लैरिटी के साथ में समझ आना चाहिए, बाइफर्केशन समझ आना चाहिए। तो फॉर्मूला बना दो, ऑपरेटिंग रेशो इज इक्वल टू, जल्दी बोलो, ऑपरेटिंग रेशो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट निकलती कैसे? तो फॉर्मूला डायरेक्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला जल्दी से बोल देते हैं हम लोग, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक बात है।
चलो, फील क्या है बेटा? फील तो पहले ही समझा दिया था कि हम जानना चाहते हैं कि हमारे पैसा, हमारा जो भी पैसा है, वो पैसा हम लोगों ने जीपी और एनपी के बीच में, तो हमारे जो टोटल रेवेन्यू है, उस रेवेन्यू का कितना परसेंट हम हमारे धंधे को चलाने में खर्चा कर देते हैं। ठीक बात है। एक होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, और सरल है ये भी। आपका फाइनली जो प्रॉफिट आया, कैसे, जो अभी मैंने लिखवाया था बेटा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, उसको डिवाइड कर दो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से तो आपके पास में आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। फील ऑफ द फॉर्मूला के स्टेप नंबर 1 पे फील हम यही जानना चाहते हैं कि हमारे जो रेवेन्यू है, उस रेवेन्यू में से जो टोटल हमने माल बेचा, फाइनली हमने ऑपरेटिंग की फाइनल हमने प्रॉफिट ऐसा क्या कमा लिया जो हमने पूरा धंधे में डायरेक्ट खर्चा करके, यानी कि डायरेक्ट एक्सपेंस करके और इनडायरेक्ट एक्सपेंस करके, यानी ऑपरेटिंग वाले इनडायरेक्ट एक्सपेंस करके हम लोगों ने हाथ में क्या कमा लिया पैसा। आगे की बात समझ में, यानी फाइनली हमने धंधा चला के सारे खर्चे करके भी हमने क्या कमा लिया। समझ आ गई की बात? धंधा चलाने से क्या प्रॉफिट हुआ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। और एक बात ध्यान रखना, कायदे से देखोगे तो हो क्या रहा है, ऑपरेटिंग कॉस्ट का रेशो, ये कॉस्ट है, ये कुछ परसेंटेज में आ रहा होगा ऑपरेटिंग कॉस्ट। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं 100 है, 100 हमारा टोटल रेवेन्यू था, उसमें से हमारा ऑपरेटिंग कॉस्ट आ गया, मान लेते 75% ये हमेशा, अच्छा ये परसेंटेजेस में आएंगे, जीपी, ऑपरेटिंग रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, एनपी रेशो, ये सब परसेंटेज में आएंगे। तो मैं बोल रहा हूँ ऑपरेटिंग रेशो आपका आ गया, यानी ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशो की बात हो गई, 75% आया। अब मैं निकालना चाह रहा हूँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, तो मैं बोल रहा हूँ कैलकुलेट ही मत करो फॉर्मूले से। अगर आपका कॉस्ट का रेशो 75 है, तो बताओ प्रॉफिट कितना होगा? 25%। अरे क्योंकि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट 100 आता है ना। अगर मैं डेसिमल्स में बात करूं, तो अगर ये 0.75 है, तो ये 25 पैसे होगा। 75 पैसा प्लस 25 पैसा, 1 रुपया बन गया। तो टोटल जो 1 रुपया, बेटा अपने को नींद बहुत आ रही है, जो ये 1 रुपया, उसमें से हम क्या करेंगे, जल्दी से बोल दो। इस 1 रुपये में से जो भी हमारे, तो बेटा एग्जाम में जब भी आए तो जो तुमको सरल लगे, ऑपरेटिंग कॉस्ट या ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो एक निकालो, और उसको अगर आपने परसेंटेज में निकाल लिया तो 100 माइनस 1 वाला, जैसे मैं बना के दिखाता हूँ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो ओरिजिनल फॉर्मूला बोल रहा हूँ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय रेवेन्यू फ्रॉम दी ऑपरेशन। पर मैं बोल रहा हूँ हमको ऐसे नहीं निकालना, हमको तो पता है आंसर दे रखा है ऑपरेटिंग कॉस्ट है, तो निकालो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू 100 माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। अगर वो रेशियो 75 है तो 100 माइनस 75, डायरेक्ट आंसर आ गया 25। सर डेसिमल्स में तो बेटा फिर इसको 100 मत, इसको 1 लेना। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू 1 माइनस डेसिमल में ऑपरेटिंग रेशियो। फिर से बोल देता हूँ, गलत बोल दिया मैंने। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू 1 माइनस ऑपरेटिंग रेशियो। मतलब अगर ये 0.75 है और ये 1 है, तो वो 0.25 आ जाएगा, और 0.25 मतलब क्या होता है, 25%। ठीक बात है। लास्ट रेशियो आ जाओ फटाक से, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। क्या बोला? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। बेटा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या था, हम लोगों ने जो पैसा लगाया उस पर हमने क्या कमाया। पर जब भी हम पैसा धंधे में लगाए हुए की बात करते हैं, तो क्या सिर्फ ओनर के पैसे की बात करते हैं क्या? नहीं बेटा, धंधा चलाने के लिए क्या हमने अकेले ने पैसा लगाया, बैंक से भी लोन ले लिया, डिबेंचर वालों का भी ले लिया। तो बेटा जितने लॉन्ग टर्म बोरिंग्स होती है, यानी नॉन करेंट एसेट्स वाले पार्ट में से जो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है, वो भी हमारे यहाँ का पार्ट बन जाएगी। तो बेसिकली जब भी हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालते हैं, तो पता है वो किस पे निकालते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड पे निकालते हैं। किस पे निकालते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड पर। ये कैपिटल एम्प्लॉयड में बहुत बहुत बार निकालना सिखा चुका हूँ, सेट साइड अप्रोच से और लाइबिलिटी साइड अप्रोच से, अब रिपीट नहीं करूंगा। ठीक है, सुनो, कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी क्या निकालते हैं। तो बेस में आएगा कैपिटल एम्प्लॉयड, बेस में क्या आएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड। ऊपर क्या आएगा? अर्निंग्स आएगी। पर कौन सी अर्निंग आएगी बताओ? हम क्या चाह रहे हैं? फील करो, फील ऑफ द फॉर्मूला। हम चाहते हैं कि हम लोगों ने कितना कमा लिया, हम लोगों ने कितना कमाया, किस चीज पे कमाया, धंधे में पैसा लगाया। तो धंधे में क्या क्या पैसा लगा है, हमारा पैसा और हमारे सारे लेंडर्स का पैसा, यानी हमारे डिवेंचर्स वाले, बैंक वाले। तो कैपिटल एम्प्लॉयड पे हम लोगों ने धंधे में पैसा लगा कि क्या हम लोगों के पास पैसा आता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो हम लोग चाह रहे हैं आरओआई को जैसे कैसे निकालना है कि हमको प्रॉफिट चाहिए और नीचे क्या पैसा लगाया। तो पैसा किस किस ने लगाया जल्दी से बताओ? हमने और बाहर वालों ने। तो इसको क्या बोल देंगे हम लोग? कैपिटल एम्प्लॉयड। ऊपर बताओ क्या आएगा, सोच के बताओ ऊपर कौन सा, वो जो अभी चार्ट बनवाया था ना, कौन सा वाला, पीएटी, पीबीटी, उस चार्ट में से बताओ कौन सा वाला प्रॉफिट आएगा, सोचो जल्दी से वीडियो वाले। बेटा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड, या टेक्निकली बोले तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड। क्यों बेटा? सोचो ये सारी बातें, इंटरेस्ट किसको बांटना है? वही जिनसे लोन लेके आए। तो अभी तो हम अभी अगर एक तरह से देखें तो वो घर की व्यक्ति बन गए क्योंकि उनने भी पैसा लगाया। तो अभी तो हम देख रहे हैं ना हमने कमाया क्या है, हम ये देख रहे हैं कि बांट क्या दिया, नहीं, हम देख रहे हैं हमने कमाया क्या है। तो हम लोगों ने करा उसको भी, यानी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। अब बताओ इंटरेस्ट ये भी माइनस नहीं करा तो टैक्स तो लगा ही नहीं होगा, और जब टैक्स नहीं लगा तो हम पैसा घर नहीं ले आ सकते, इसलिए इंटरेस्ट, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डेप्रिसिएशन, सॉरी डेप्रिसिएशन नहीं, डिविडेंड। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड, यानी मैं बोल सकता हूँ पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, सॉरी पीबीआईटी,
प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड, अरे बोलो पीबीआईटी, तो पीबीआईटी डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू जल्दी बोलो क्या आ गया हमारे पास में, बोल ही नहीं पा रहे हो यार, पूरा फॉर्मूला फिर से बोलूं यार, ध्यान से सुनो बेटा, इधर देखो मैं बोल रहा हूँ, हमको लगाना आरओआई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू पीबीआईटी डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। अब एक एडवांस वर्जन भी बता दूं, जिसको समझ आए सुन लेना। ऑपरेटिंग कैपिटल, ऑपरेटिंग आरओआई निकालना है, क्या बोला मैंने, ये तो था टोटल आरओआई, ऑपरेटिंग आरओआई निकालना है, तो खत्म बात। जो गुडविल चैप्टर पढ़ा था वहां पे जो ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड निकाला था, इस बार डिवाइड कर देना ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड से, पर जो ऊपर प्रॉफिट भी लोगे वो ईबीआईटी में वापस से आपको प्लस करना पड़ेगा, नॉन ऑपरेटिंग का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। कैसे, ये जो आया ना आपका पीबीआईटी, पीबीआईटी में वापस से रिवर्स करो नॉन ऑपरेटिंग को। कैसे रिवर्स करेंगे, जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम थी उनको माइनस कर दो, नॉन ऑपरेटिंग इनकम को क्या कर दो, इधर देखो माइनस कर दो, और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को वापस प्लस कर दो, तो आपके पास में आ जाएगा ऑपरेटिंग पीबीआईटी। बेटा अगर वापस रिपीट नहीं करूंगा, वीडियो वाले पीछे से रिवाइंड करके फिर से सुन लेना ये बातें, ठीक है। तो आपके पास में आ गया ऑपरेटिंग पीबीआईटी, और डिवाइड बाय किससे कर दो, ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड से, तो आपके पास में आ जाएगा ऑपरेटिंग आरओआई। एक और एक्स्ट्रा फॉर्मूला सिखा दिया, मैं सिखाने को 25-30 फॉर्मूले सिखा सकता हूँ, ये भी बता दूंगा कि तुम खुद भी घर पे कितने फॉर्मूले बना सकते हो। क्यों, क्योंकि हम फील ऑफ द फॉर्मूला करते हैं स्टेप नंबर 1 पे, और उस फील से हम लोग खुद फॉर्मूला बना लेते हैं स्टेप नंबर 3। बताओ जल्दी से, आरओआई का मतलब क्या, हम तो जानना ही चाहते, फील से ही समझ आ गया। रेलेवेंसी क्या है कि हम लोगों ने इसको कितना, हम लोगों ने हमारे इन्वेस्टमेंट से पैसा बाहर निकाल लिया। क्यों जरूरी है बेटा, ये बेटा शेयर होल्डर्स के लिए जरूरी है, किसी को लोन, किसी से हमको लोन, तुमको बता सकते हैं देखो हम हमारे धंधे में ऐसे कमाते हैं, हमारा ये रिटर्न है इन्वेस्टमेंट पे। आ गई क्या बात समझ में बेटा, फिर रिपीट कर रहा हूँ वीडियो वाले, ये जितने हो गए पूरे 15 फॉर्मूले, सारे 15 फॉर्मूले के इंपॉर्टेंस, रेलेवेंस, सिग्निफिकेंस, ये जितनी बातें होती है ना, इंटरप्रिटेशन, ये सब रट लेना है, बिल्कुल बुक की लैंग्वेज से रट लेना है, ठीक बात है, जल्दी से बोलो ठीक बात है क्या, चलो ठीक है। तो हो गए हमारे फाइनली, वी हैव डन विद ऑल द 15 फॉर्मूलाज। बोलो फटाफट से, इस बार एक काम करते हैं, एक बार फुल फॉर्म में एक रिवीजन करते हैं, सारे फॉर्मूले के नाम लेने का, और फिर शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे। बोलो मेरे साथ फुल फॉर्म में, मैं कैटेगरी बोलूंगा और उसके फॉर्मूलेस बोलते जाऊंगा। कैटेगरी नंबर 1 लिक्विडिटी रेशो, जिसमें 2 फॉर्मूले हैं, क्विक रेशो, करंट रेशो और क्विक रेशो। कैटेगरी नंबर 2 सॉल्वेंसी रेशो, 4 फॉर्मूले, पहला फॉर्मूला डेट इक्विटी रेशो, दूसरा फॉर्मूला बोलो टोटल असेट टू डेट रेशो, तीसरा फॉर्मूला प्रोप्राइटरी रेशो, फोर्थ वाला फॉर्मूला इंटरेस्ट कवरेज रेशो। कौन सा है बेटा, इंटरेस्ट कवरेज रेशो। कैटेगरी नंबर 3 जल्दी से बोलो, टर्नओवर बेस्ड रेशो। पहला फॉर्मूला कौन सा है इसके अंदर है, एसटीआर, स्टॉक टर्नओवर रेशो। दूसरा क्या है, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो। तीसरा फॉर्मूला क्या है, क्या बोला, हाँ ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशो। बेटा ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो को हम बोलेंगे डीटीआर, क्योंकि डेटा टर्नओवर रेशो नाम से हम बोलते हैं, पर मेरा कॉपी बुक में यही लिख के आना है, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो। फिर हो गया ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशो, और चौथा फॉर्मूला बोलो इस कैटेगरी का, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशोस। फोर्थ कैटेगरी जो आज पढ़ी हम लोगों ने, कौन सी हो गई, प्रॉफिटेबिलिटी रेशोस। इसमें 5 फॉर्मूले, जीपी रेशो, एनपी ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, और लास्ट वाला कौन सा है, आरओआई, जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब इस पूरे को बिल्कुल एक सांस में हम कोशिश करेंगे, थोड़ा सा मैं स्लो बोलता हूँ बेटा, ऐसे की ऐसा याद कर लेना, ताकि रात में भी सबको जब उठो ना तो ऐसे ही याद रहे। पूरे 15 फॉर्मूले एक सांस में बोलते आना चाहिए। अब कैटेगरी का नाम नहीं बोलूंगा, सीक्वेंस में बोलेंगे शॉर्ट फॉर्म में। पहला सीआर क्यूआर, कैटेगरी 1 में सीआर और क्यूआर। कैटेगरी 2 में डीईआर, टीएडीआर, फिर उसके बाद में आ गया पीआर और आईसीआर, ठीक बात है। कैटेगरी 3 बोलो मेरे पास, मेरे साथ में, एसटीआर, डीटीआर, सीटीआर, डब्ल्यूसीटीआर। कैटेगरी नंबर 5 जीपी रेशो, एनपी रेशो, ओआर, ओपीआर और आरओआई। बात ठीक है क्या। इसके अलावा जो कुछ एक्स्ट्रा रेशोज है, जो डिविडेंड कवरेज रेशोज है, हम लोगों ने 2 फॉर्मूले पढ़ भी लिए, एवरेज कलेक्शन पीरियड, एवरेज पेमेंट पीरियड, एसीपी और एपीपी, ये वाला पढ़ लिया हम लोगों ने एक्स्ट्रा में। डिविडेंड कवरेज रेशो हो गया, और जो मैंने बोला रिटर्न ऑन इक्विटी, आरओई हो गया। ऐसे कुछ फॉर्मूलेस बेटा खुद चाहो तो खुद थोड़े से ढूंढना, खुद और रिलेटेड फॉर्मूलेस बनाना, पढ़ना, ये सब चीज हो जाएगी। तो फाइनली इस लेक्चर के साथ में हम लोगों ने क्या कंप्लीट कर लिया, जल्दी से बोलता हूँ, हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया रिटर्न, सॉरी अकाउंटिंग रेशियोज, यानी कि हम लोग का जो पूरा टॉपिक, इसमें हम लोगों ने एनालिसिस की भी सारी बात कर ली, तो एनालिसिस ऑफ अकाउंटिंग रेशियोज भी हमारा टॉपिक कवर हो गया। बोलो ठीक बात है क्या, चलो ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।